हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में फिर से मैं एसएससी सीपीओ 2022 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाला हूं। एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम डेट जो है वो 10 नवंबर 2022 का है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, एसआई सीपीओ पेपर फर्स्ट ऑफ 2022। ठीक है, तो 2022 सीपीओ का जो पेपर हुआ है उसमें ये मैं अपना आई थिंक फिफ्थ सेट सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 सेट सॉल्व कर दिया है, जिसमें 9 नवंबर के मैंने पूरे तीनों सेट कवर कर दिए हैं और 11 नवंबर का एक थर्ड शिफ्ट शिफ्ट यानी कि सबसे लास्ट वाला सेट जो है वो मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो ये चारों सेट अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, और मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि सीजीएल 2022 के प्री में देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट पेपर है एसएससी का, तो जरूर से आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से देखें, पहले तो खुद से सॉल्व करें और जहां जहां आपको प्रॉब्लम होती है उसको आप वीडियो में देखें। ठीक है, और फिर वैसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है एनके मैथ्स नंदू कुमार, ये जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो हमारा ये यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाकी इस वीडियो को तो लाइक आपको करना ही करना है, और साथ ही जो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ वीडियो के अंदर उसका आप आंसर भी कमेंट किया करें। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इफ अ 4 डिजिट नंबर x58y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। देखो, अगर x और y का लिस्ट वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली x भी छोटा होना चाहिए और y भी छोटा होना चाहिए। सबसे पहले देखो, ये 9 से कब डिवाइड होगा? कोई भी नंबर 9 से तभी डिवाइड होता है जब सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि जो सम ऑफ डिजिट है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। आप देखो, ये 8 और 5 13 बन रहा है, और प्लस फिर बचा x और प्लस y, अगर सभी डिजिट को ऐड करें तो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 13 के बाद का वो नंबर बताइए जो 9 से कटता हो, तो आप बोलेंगे कि वो 18 है, तो मैं इसको 18 के बराबर रख देता हूं, क्योंकि 9 के टेबल में 18 आता है और वो 13 के ठीक बाद वाला नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं पूछूं कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 6। ये बात पहले ध्यान से समझना आप, अभी मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, 6 नहीं, सॉरी 5 आएगा। 5 आएगा ना, 5। ठीक है, ये हुआ, और ये मिनिमम वैल्यू हुआ, क्योंकि अगर आप चाहो तो ये 9 से डिवाइड होने के लिए जरूरी नहीं है कि 18 रखें, आप 27 भी रख सकते हैं, 27 भी 9 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो और कुछ 9 चौके 36 रख लो, 9 के टेबल का कुछ भी। लेकिन चूंकि x प्लस वाई का हमें सबसे छोटा वैल्यू बताना है, न्यूनतम वैल्यू बताना है, इसीलिए हमने ठीक बाद का नंबर रखा है जो कि 18 है, तो अपना जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 23 इफ द। अच्छा देखो, इसमें 23 और ये भी लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है 13 नहीं आना चाहिए यहाँ पर। इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसके जो डिजिट्स हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में लिखा जाता है, एंड 5 टाइम्स ऑफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड, यानी कि रीअरेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसमें से 13 का 5 गुना माइनस करना है, देन द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई, उसके बाद जो नंबर आएगा वो इनमें से किससे डिवाइड होगा। देखो, सबसे पहले जब इसके डिजिट्स को अगर आप रीअरेंज करोगे वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा वाला आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, यानी कि 0 आएगा सबसे लास्ट में। फिर इसमें से आप माइनस करोगे, देखो मैं यूनिट डिजिट पे पहले काम कर रहा हूँ, फिर इसमें से माइनस करोगे आप किसका, 13 का 5 टाइम्स, यानी कि 65। अब क्या नंबर आएगा, तो 0, यानी कि अब इधर से आप इसमें से कैरी लोगे तो ये 10 बनेगा, 10 में से 5 जाएगा तो लास्ट डिजिट 5 आएगा, और लास्ट डिजिट 5 होने का मतलब वो नंबर 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, आप चाहो तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो ऐसे नंबर लिख के और फिर माइनस करोगे, लेकिन 5 देखने के बाद यहाँ से आगे माइनस नहीं करना है आपको, यहीं से पता चल जाए कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसे में 5 नहीं होता तो हम पूरा सॉल्व करते, माइनस करके देखते कि वो किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब कोई इवन डिजिट आ जाता लास्ट में तो हम ऐसे ही बोल देते कि वो 2 से डिवाइड होगा फिर, क्योंकि 2 ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो r और m के मान क्या हैं। ठीक है, ये जो नंबर है ये वाला, ये 16 और 11 से टोटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि r और m का वैल्यू क्या हो सकता है। अच्छा, एक बात आप समझो, सबसे पहले अगर ये 16 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कि 4 से भी डिवाइड होगा। 4 से अब डिवाइड होने के लिए m के जगह पर आप क्या रख सकते हैं बताओ, दूसरा वैल्यू जो है वो m का मान है। ठीक है, ऑप्शन में देखो, अगर आप यहाँ पर
6 रखते हो m के जगह पर तो ये बनेगा 66। अगर 5 रखते हो तो 56 बनेगा, 5 रखोगे तो 56 बनेगा, 7 रखोगे 76। और 4 से डिवाइड होने के लिए ये तो नहीं होगा, बाकी ये हो सकता है क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन 4 से डिविजिबल हैं तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी अब 11 से कटने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। हालांकि 16 पर भी आप काम कर सकते हो, 16 से तभी कटेगा जब लास्ट का 4 डिजिट कटे, लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा फिर। ठीक है, इसीलिए हमें बाकी सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं फिर। देखो नंबर क्या है, मैं यहां लिख देता हूं 3480, फिर 5030 m और 6। ठीक है, चलो ये m हो गया। अब देखो 11 से कब डिवाइड होगा, अल्टरनेट डिजिट का सम देखो, 3r और 5 फिर 3 फिर m, ये आएगा। तो 3 और 5 8 और 3 11 और 6 17 आ गया। ठीक है, 3 और 5 8 6 14 और 3 17। ठीक है, 17 और प्लस इसमें देखो r और m भी है तो 17 के साथ r प्लस m भी आएगा। राइट, अब आगे देखो इसका जो डिफरेंस होना चाहिए इनसे, यहां पर मैं इसको ऐड करता हूं, 0 फिर 0 और फिर 0 और फिर 6, यही आएगा ना। तो 4 और 6 10 आएगा, सीधे सीधे यही बनेगा ना। 4 में 0 जोड़ेंगे फिर 0 जोड़ेंगे फिर 0 तो 6 10। और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 या फिर 11 या फिर ऐसा 11 का कोई मल्टीपल। तो देखो ये 17 में से 10 माइनस करोगे तो r प्लस एम और प्लस 7 बचेगा इक्वल टू 11। तो r प्लस एम कितना हो जाएगा, 4। r प्लस एम की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अच्छा देखो r प्लस एम की वैल्यू क्या 4 पॉसिबल है किसी भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आप बोलोगे कि नहीं। कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने कि 4 मिला नहीं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मान लो हमने जोड़ा 3 और r और 5 8 और 3 11 और m, सॉरी ये 11 आ रहा है ना दोस्त, ये 11 है 11। तो अगर 11 में से आप 10 को माइनस करोगे दोस्त, 3 और 5 8 और 3 11, तो ये 1 आएगा बेसिकली। फिर r प्लस एम का मान कितना रह जाएगा, 10। यानी r और m प्लस करके 10 आना चाहिए। ऑप्शन में देख लो यही पॉसिबल है, क्योंकि पहला ऑप्शन तो पहले ही कट चुका है, इनमें से किसी को ऐड करके 10 आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, इसमें से सबसे छोटा रेशियो बताना है। देखो उसके लिए या तो इनका इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू आप ले सकते हो, या जैसे आप कंपैरिजन करते हो जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं उनको, वैसे आप कर सकते हो। जैसे पहला है 41/92, दूसरा है आपका 33/41, तीसरा है 42/49 और चौथा है 35/47। देखो सबसे पहले जहां गैप ज्यादा है वो ज्यादा छोटा होगा, सॉरी ज्यादा, हाँ देखो यहाँ पर जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि ये 92 में से कितना है, 41 है। आप देखो 92 का आधा 46 होता है, अगर ये 46 होता 92 में से तो आप, सॉरी 92 में से, तो आप बोलते कि ये 50% है। लेकिन ये वैल्यू 41 है, यानी कि ये लेस देन 50% है। ठीक है, 50% से क्या है, छोटा है। यहाँ देखो 41 में से 33, आप ये बोल सकते हो कि 41 और माइनस कितना होगा भाई 33, तो आप बोलोगे यहाँ पर 7 और 1 8 है। तो अगर ये 41/41 होता, एक बात समझना आप, 41/41 होता तो ये 100% होता। और ये जो वैल्यू है ये आप देख लो 8/41 है, तो ये लगभग लगभग 2% होगा या 20% होगा, कम से कम 50% से तो बड़ा है। ये बात तो आप कह सकते हो ना। ये 50% कब होता, चलो ये सब छोड़ो, आप ऐसे समझो, ये 50% कब होता, आप बोलोगे कि जब 41 का आधा होता, 41 का आधा यानी कि 20.5 होता तो ये 50% होता। लेकिन ये तो उससे बड़ा है, 33 है, तो ये 50% से ज्यादा हुआ, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा, हमें सबसे छोटा बताना है। ये देखो ये भी 45 से थोड़ा सा ही कम है, ये भी 50% से ज्यादा है निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी चेक कर लो, ये 47 से देखो आधा पर तो नहीं है ना, 47 का आधा कितना होता है, 23.5। ठीक है, तो ये उससे ज्यादा है, यानी 50% से ये भी ज्यादा है, तो ये सबसे छोटा हुआ ऑप्शन ए। अदरवाइज आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते थे इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट। जैसे मान लो 41/92 हो गया और इधर हो गया 33/41, तो इनका प्रोडक्ट 41 का स्क्वायर लगभग 1600 के आसपास जाएगा, और ये 9 2700 के आसपास जा रहा है, यानी कि ये छोटा हो गया तो इनमें ये छोटा था। ऐसे आप बाकी को कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस।
तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, लेकिन यार 6 किसी ऑप्शन में नहीं है, फिर 6 ऑप्शन में होना चाहिए था लास्ट डिजिट ना, इसका डबल ही तो करना है, पॉइंट तो बाद में देखते हैं ना हम। तो ये तो 486 होना चाहिए था, लेकिन चलो तो कोई बात नहीं। देखो मुझे लगता है इसका मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, देखो 0.00243 टू द पावर 0.2 होना चाहिए था। इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये 3 टू द पावर 5 है, तो इसको आप लिखते 0.3 टू द पावर 5, और इनटू जो 0.2 है, 0.2 क्या होता है, देखो 0.2 का मतलब 2/10, ये 1/5 बनता है। तो आप इसके बदले यहाँ पे क्या लिखते 1/5, फिर इससे ये कट जाता तो 0.3 आता। तो ऐसे कंडीशन में ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास, ये भी सिंप्लीफाइड सिंप्लीफिकेशन है अपने पास। तो 0.2 का क्यूब करना है बेसिकली, तो आप चाहो तो पॉइंट हटा के कर लो, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 10 आएगा, जिसका क्यूब आ जाएगा 1000, और इंटू का ये 400, और ये डिवाइडेड बाई आपका देखो 2000, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो गया 4/100, राइट। अब यहाँ पर देखो पहले ऑफ वाला काम होगा, ये ऑफ था बेसिकली, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, फिर 20 चौके ये कितना बन जाएगा 80, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा आपका, तो ये 8 चौके 32 और बटा 10, और गुना 1/80 यही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर ये 8 चौके 32 और 4 से 25 चौके 100, तो ये 1/25 आएगा बेसिकली, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूं मैं। इतना और इतना का एचसीएफ बताना है, फिर से ये होमवर्क हो गया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जो पिछला वीडियो था उसमें भी मैंने होमवर्क दिया था, तो इस होमवर्क का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या, ये भी होमवर्क हो गया। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पिछले वाले सेशन में लिया है, तो आप जरूर से देख लीजिए। 40 और 64, देखो 48 और 64 का एलसीएम जो है वो 12, और एचसीएफ जो है वो 12 के महत्तम समवर्तक का कितना गुना है। देखो इनका जो है वो एलसीएम और इस दोनों का एचसीएफ, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 16 चौके 64 और 16 तियां 48, एलसीएम बताना है हालांकि। देखो 16 तियां 48 और 16 चौके 64 ये एलसीएम बनेगा, और इन दोनों का एचसीएफ कितना है भाई मेरे 6 है। देखो 12 और 18 का एचसीएफ कितना होगा 6, तो ये 6 का कितना गुना है बता दो। आप काट लो, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 16 दूना 32 आ रहा है ना, यानी 32 गुना होगा, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। 87% लड़के और 80% लड़कियां अगर उत्तीर्ण हो गई तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल, एलिगेशन अप्लाई कर लें बेस्ट होगा। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा आप देखो, जैसे मैंने ये बोल दिया कि 87% लड़के अगर पास हैं तो फेल कितने हुए 13%। ठीक है, वैसे ही लड़कियां 80% पास हो गई तो फेल कितनी हुई, तो आप बोलोगे 20%। ओवरऑल फेल आपको बताना है। ठीक है, और रेशियो क्या है, लड़कों का जो संख्या है वो 5 है, और लड़कियों का संख्या कितना है भाई मेरे 2। अब ये वैल्यू बताना है, यहाँ से आप या तो वेटेड एवरेज यूज कर लो, ठीक है, तो आप वेटेड एवरेज भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 13×5 = 65, और प्लस 20 दूना 40, और बटा में आ जाएगा 5 और 2 7, यही होगा। ठीक है, तो ये देखो दोनों को ऐड करोगे अगर, तो ये 105 आ गया, और बटा 7 तो 15 से 105, यानी कि आंसर आएगा 15। आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते थे कि इनका सम 7 यूनिट है और इनका डिफरेंस 7 है, तो 7 की वैल्यू अगर 7 होगा भाई तो 2 की वैल्यू 4 होगा। ये 13 है, ये 4 है, तो 13 और 4 ये 17 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार 1 मिनट, 17 आ गया क्या, 2 की वैल्यू 2 होगा ना, सॉरी 2 की वैल्यू 2, 7 की वैल्यू 7, तो 2 की वैल्यू 2, तो 13 और 2 15। क्वेश्चन नंबर 11, आजा भाई। यदि राम की आय जो है वो श्याम से 70% अधिक है, और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो राम है, श्याम है और सोहन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि राम की आय, पहले लास्ट से शुरू कर लो आप, ज्यादा इजी रहेगा। श्याम की आय सोहन से 30% कम है, यानी इसका 100 है, तो इसका 70 है। ठीक है, और राम की आय इससे 70% अधिक है, 70 का 70% 49 होगा, तो इसका 149 हो गया। ठीक है, 70% अधिक हो गया उससे।
सॉरी 70% अधिक होने का मतलब 119 होगा ना, 49 ऐड करेंगे तो। इसका और इसका रेशियो अब बताना है, किसका किसका, राम और सोहन का, 119 और 100, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त हुआ, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 380 मतों के बहुमत से हार जाता है, तो अवैध मतों का प्रतिशत बताना है कितना है। ठीक है, इंग्लिश वाला पढ़ना पड़ेगा अब लगता है मुझे। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर्स 42% ऑफ द वोट्स पोल्ड, यानी जितना वोट डाला गया उसमें से 42% उसको मिला। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लेकिन वो हार गया केवल एक ओपोनेंट से, यानी दो उम्मीदवार टोटल थे, बाई अ मेजोरिटी ऑफ इतना वोट्स बिकॉज ऑफ इतना इनवैलिड वोट, यानी 42% लिया तो वो, लेकिन उसमें से 1400 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। तो आपको बताना है कि जो इनवैलिड वोट है उनका परसेंटेज। चलिए भाई देखिए, अब मान लेते हैं कि जो हारा है उसको मिला है 42%, ओवरऑल जीतने वाले को 58% मिला होगा। ठीक है, 100 में से माइनस कर लिया। कितना अधिक से जीता है, आप बोलोगे 16% ज्यादा से, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे कितना ज्यादा मिला है भाई। तो आप ये कैसे निकाल सकते हो, यहां पर समझिए। आप ये निकाल पाओगे, देखो एक तो वो सिंपली इस तरीके से आप देखोगे, सिंपल तरीके से तो वो 3080 वोटों से जीता है, लेकिन ये जो इनवैलिड वोट है उससे भी तो वो हारा है, यानी कि ओवरऑल आप मिला लोगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 80, और फिर 30 में 14 जोड़ोगे तो 44। तो अगर इसकी वैल्यू 16% है तो आपको बताना है कि जो इसमें अवैध मत हैं, अवैध यानी कि 1400, तो 1400 को कितना परसेंट आप बोलोगे। अगर इसको 16% बोल रहे हैं तो 1400 को आप कितना परसेंट बोलोगे बताओ। ये जीरो से जीरो काट लो। ठीक है, ये 14 से कटेगा क्या, एक बार चेक कर लें। 14 तिया 42 और 14 दूना 28, लगभग 32 गुना है। ठीक है, 32 गुना, ये इसका 32 गुना है, यानी कि ये 32 बटा होगा, तो ये इसका 32 करोगे, 32 से डिवाइड, तो ये 1/5 आएगा, और ये जीरो आ जाएगा। तो ये देखो ऐसे कर लो, नहीं समझ आ रहा है आपको तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग जाएगा, नहीं तो आपको आप यहाँ से ऐसे निकाल लो, ये जितने परसेंट की वैल्यू दे सकता है। अगर 1% निकल सकता है तो पूरे काट लेते हैं, देखते हैं कटे कि नहीं। 16 से काटोगे तो 16 दूना 32, तो 8 4 12, 16 अठे 128, इतना आ गया। 1% की वैल्यू इतनी आ गई, तो हमें बतानी है 1400 का। ठीक है, तो अगर इसको आप ऐसे लिखते हो, मान लो 128 को आप 1400 कैसे बना सकते हो बताओ। ये 14 का बस, 14 का देखो 140 का ये डबल है। ठीक है, यानी कि ये इसका कितना गुना है, 5 टाइम्स है, तो ये भी 5 टाइम्स होगा, यानी 5% आएगा 1400 का। और ये भी अगर आप समझने में असमर्थ हैं तो आप ऐसे समझो, देखो यहां तक तो बात क्लियर होगा कि 1% को हम इतना बोलेंगे। ठीक है, 1% को अगर आप इतना बोलते हो तो मेन बात है कि 1400 को आप कितना परसेंट बोलोगे, तो आप ऐसे लिख लो सीधे सीधे 1400 और बटा 280 और काट लो, जीरो से जीरो और 28 बचे, यानी कि आप 5% बोलोगे तो 5% आंसर होगा। ठीक है, देखो इस तरीके में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप ऐसे फिर मान लो कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स जो है वो है अपने पास 100x। ठीक है, 100x में से 1400 तो इनवैलिड हो गया, तो 1400 को आप माइनस कर दो, वैलिड वोट कितने बचे, आप बोलोगे 100x और माइनस का 1400। ठीक है, अब इस वैलिड वोट में से जो हारा है उसको मिला है 42%, लेकिन देखो 42% इसका नहीं है, ये यही मेन गलती होगी। देखो ये मिला है डाले गए मतों का, डाले गए मतों का 42%, तो डाला गया मत टोटल जो है वो 100x है, इसका अगर 42% मिला है यानी 42x इसको मिला है। ठीक है, इसका 42% लेना है, तो 42x मिला पहले वाले को, तो दूसरे वाले को कितना मिला, देखो ये टोटल है अपने पास जो काउंट होना है वैलिड वोट। अब इसमें से देखो ये वैलिड वोट है 100x और माइनस का 1400, और अगर 42x मिला है बस हारने वाले को, तो जीतने वाले को इसमें से 42x माइनस कर दो, जो बचा होगा वो जीतने वाले को मिलेगा। देखो ये टोटल काउंटिंग वाला वोट है जो वैलिड है, और अगर इसमें से हारने वाले को हम हटा दें, देखो हारने वाले का यहां से कैलकुलेट होगा, वो क्वेश्चन में बोला है कि स्टार्टिंग में जितना वोट डाला गया है जिसमें इनवैलिड वाला भी शामिल है उसका 42% मिला है हारने वाले को। ठीक है,
तो अब हम वो देखें कि देखो ये वैलिड वाला है, इसमें से हारने वाले को अगर 42x मिला तो जो बच गया 42x को माइनस करके वो जीतने वाले को मिला होगा, ये जीतने वाले का है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3080 है, यही है ना। इनका डिफरेंस ले लो, अगर डिफरेंस लोगे तो ये बनेगा 100x और माइनस का 1400 और माइनस का 42x और इसमें से फिर माइनस करोगे ये भी 42x। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे 100x की वैल्यू, तो ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिलेगा जो कि आपको 28,000 मिलेगा। ठीक है, और अब निकालोगे कि ये टोटल अगर वोट है तो इसमें से 1400 जो है वो इनवैलिड है, तो 1400 कितना परसेंट बनेगा 28,000 का, और इंटू का 100 करोगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो और 28 बचे 140। ठीक है, ऐसे 5% आएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि स्वाति है, सॉरी, स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा और आशी ने अब यह बैग अंकिता से इतने रुपए में खरीद लिया। अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया, स्वाति ने किस कीमत पर खरीदा होगा। देखो स्वाति ने पहले अंकिता को बेचा 15% के लाभ पर और अंकिता ने 20% के लाभ पर बेच दिया इतना रुपए में। तो आप उल्टा कॉन्सेप्ट लगा लो, डायरेक्ट आप बोलोगे कि लास्ट जो प्राइस है वो है आपका 24,840 रुपए, इसमें एक को 20% का लाभ मिला है तो 100/120, एक को 15% का लाभ मिला है तो ये 100/115। बस काट लो, अगर आप 5 से काटते हो, देखो इस जीरो से ये जीरो काट दो और 12 से इसको काट दो तो 12 दूना 24, जीरो 12 सत्ते 84। ठीक है, ये 23 से कटेगा। ठीक है, 23 बचे 115 और 23 से ये कट जाएगा क्या, 23 से 9 बार में कट जाएगा, 9 तियां 27 और 9 दूना 18 और 2 20 और 5 से कट गया 20 25 100, तो 20 में 180 और ये 2 जीरो, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदा, एक साइकिल को 10% के लाभ पर और दूसरे को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि ओवरऑल 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, देखो पहले को वो 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है, दूसरे का पता नहीं है, और फाइनल जो बनना चाहिए वो 20% फाइनल लाभ होना चाहिए, और दोनों का सीपी सेम है तो सीपी का रेशियो 1:1 का ही आएगा। बस यहां से निकाल लो, मान लो ये पहला साइकिल ये दूसरा साइकिल, एलिगेशन में अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इनका डिफरेंस कितना है भाई मेरे, 10 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर 10 है तो ये एक की वैल्यू भी 10 रही होगी, और 20 से ये वैल्यू छोटा है तो ये वैल्यू बड़ा आएगा, कितना वैल्यू बड़ा आएगा, 10 ज्यादा आएगा, तो 20 में 10 जोड़ दो 30%। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य जो है जो मूल्य है वो 65,000 रुपये है। ग्राहक को 2,000 का नगद डिस्काउंट मिल जाता है और स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% से 15% की छूट का वादा किया जाता है। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले देखो 65,000 उसका रेट है, 2,000 तो नगद, उसमें से डिस्काउंट मिलेगा यानी कि उसके बाद 63,000 रेट रह जाएगा। इसमें से देखो मिनिमम डिस्काउंट आपका 10% मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा 15%, तो जो डिफरेंस आएगा वो 5% का आएगा। तो इसका 5% निकाल दो, 5% का मतलब कितना हो गया भाई, 1/20, तो 0 से 0 और इसको आधा कर दो, आधा करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 3150, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि इस योजना के लिए प्रभावी छूट की गणना करें, 5 खरीदें और 3 फ्री में प्राप्त करें। देखो 5 अगर खरीदते हैं और 3 फ्री में मिलता है आपको तो कितना डिस्काउंट मिला, देखो जो फ्री मिल रहा है वही डिस्काउंट है। ओवरऑल आपको कितना मिला, देखो ओवरऑल आपने कितना लिया वो मार्क प्राइस होगा, तो आप बोलोगे 5 और 3 8 लिया, इसमें से फ्री कितना मिला आप बोलोगे 3, तो ये हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट का परसेंटेज निकालो, 3 का डिस्काउंट है 8 पर और इंटू का 100। देखो 1/8 होता है 12.5%, इसका 3 गुना कर लो तो 12 3 36 37 37.5%, ऑप्शन डी बी है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रति वर्ष की दर से 50,000 रुपये ऋण लिया जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, 10% लिया है 50,000 और वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करता है, यानी हर एक साल वो प्रत्येक वर्ष के अंत में 15,000 रुपये दे देता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना बाकी है, यानी कि 3 बार वो अगर चुका देता है उसके बाद कितना उसको भुगतान करना रह जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लो 50,000 रुपये मान लो है,
ठीक है, पहली बार 10% का उस पर इंटरेस्ट देना है। तो अगर इसमें 10% बढ़ाते हो यानी 5,000 बढ़ाते हो तो ये बन जाएगा 55,000 रुपये। फिर इसमें से पहली बार वो 15,000 रुपये चुका देगा साल के अंत में। तो बचेगा कितना भाई, 40,000 रुपये बचेगा। लेकिन फिर से 10% बढ़ेगा इसमें। अब 10% अगर फिर से दूसरी बार बढ़ेगा तो इसका 10% 4,000 होता है, यानी कि वो बन जाएगा 44,000। और फिर इसमें से वो 15,000 चुका देगा दूसरी बार। 15,000 चुका देगा तो 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 1 गया 2, 29,000 रह गया। ठीक है, फिर से इसमें 10% बढ़ जाएगा। इसमें अगर 10% बढ़ाते हो तो कितना बनेगा बताओ, 2900 बढ़ जाएगा इसमें। तो 2900 में ऐसे ही ऐड कर देता हूँ, 0 0 और 9 9 2 11 और 3 इतना बच गया। इसमें से फिर से 15,000 तीसरी बार चुका देगा तो ये बचेगा 900 और 11 में से 5 गया 6 और ये 1। तो 3 बार 15,000 चुकाने के बाद देखो, एक बार यहाँ चुकाया फिर यहाँ और फिर यहाँ, उसे एक 16,900 रुपये देने होंगे, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला सवाल ये सीधे सीधे होमवर्क जाता है आपको, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए, कह रहा है कि एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि अंगद उसे 18 घंटे में कर सकता है। सुमित उसी को 24 घंटे में पेंट कर सकता है। तीनों एक साथ मिल जाए तो कितने घंटे में काम कर देंगे बताओ। देखो, पहला 36 घंटे में करता है, दूसरा 18 घंटे में करता है और तीसरा है जो 24 घंटे में करता है। तो टोटल कितना बन जाएगा भाई, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 36 दूना 72 ले लें। ठीक है, 72 ये टोटल वर्क हो गया। इसका एफिशिएंसी 2 आ गया, इसका आ गया 4 और इसका आ गया 3। तो टोटल अब अगर 72 यूनिट ये तीनों 4 3 7 2 9 मिलके करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा भाई, 8 घंटे, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, गीता बबीता से 5/2 गुना तेज से दौड़ती है। एक रेस में गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां वो दोनों मिलेंगी, दशमलव के 2 स्थानों तक बताना। चलिए देखिए, अब बढ़त देने का मतलब क्या है पहले ये समझिए आप। बढ़त देने का मतलब ये है कि जैसे गीता गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, यानी गीता यहाँ पर है अगर, तो बबीता पहले ही 40 मीटर आगे उसको खड़ा कर दिया गया दौड़ने के लिए। यानी कि वो पहले ही उसको 40 मीटर आगे भेज दिया गया कि चलो भाई 40 मीटर का बढ़त ले लो। अब दोनों सेम डायरेक्शन में इधर चलेंगी तो आपको बताना है कितने टाइम बाद दोनों कितने दूरी पर दोनों मिलेंगी। अब देखो, अगर दोनों एक ही समय में शुरू करती हैं और एक ही समय में जाके मिलेंगी, यानी कि चलने का टाइम सेम हो गया। अब आपने ये पढ़ा होगा कि जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो हो जाता है वही डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। तो अगर मैं गीता और बबीता के लिए स्पीड का रेशियो लिखूं तो वही डिस्टेंस का रेशियो बनेगा। स्पीड का रेशियो देखो, ये 2.5 गुना तेज है, यानी कि ये 2 होगा तो ये 5 होगा, यही होगा। गीता के लिए 5 होगा, बबीता के लिए 2 होगा। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस में अंतर कितना है, 3 यूनिट, लेकिन सवाल में ये अंतर कितना है भाई, 40 मीटर है। तो 3 की वैल्यू 40 मीटर है, तो 1 का मतलब कितना होगा, 40/3 मीटर, और 5 गीता से दूरी बताना है ना, गीता वाले से। तो 5 की वैल्यू 40 25 200 और बटा 3, 200/3 कितना होता है, 66.666। तो ये ऑप्शन ए होगा सही है। अगला सवाल देखिए, एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 28 लीटर पेट्रोल में वो कितना करेगा। 3.5 में वो 75.5 करता है, तो 28 में कितना करेगा। इस पॉइंट से पॉइंट को काट दो, और ये देखो आप 35 से काटोगे तो 7 पच्चे 35 और इसको 5 से काट दो तो 15 पीछे 75 और 5 एक बार में, 7 चौके 28 है। तो इसको 4 से गुना कर दो तो यूनिट डिजिट 4 ही बनेगा, सीधी सी बात है, ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए, एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में इस स्पीड से अगले 10 मिनट में इतना और अंतिम 10 मिनट में इतना की यात्रा तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखो पहले 10 मिनट में वो इस स्पीड से चलती है तो 10 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर करेगी, पहला डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो, वो 21 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में 21 मीटर, तो 10 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया। तो आप बोलोगे भाई 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, यानी कि 600 सेकंड का मतलब हुआ 10 मिनट। तो 1 सेकंड में अगर वो 21 मीटर जाती है तो 600 सेकंड में 21 और गुना में 600 जाएगी, और इसको 1000 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये किलोमीटर बन जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और 6 एकम 6 और 6 दूना 12, यानी कि 12.6 किलोमीटर वो पहले चलती है 10 मिनट में।
अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर और अगले 10 मिनट में वो 10 किलोमीटर चलती है। अब एवरेज स्पीड आपने पढ़ा होगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहले 12.6 और फिर ये 9 किलोमीटर और फिर यहाँ पर 10। तो देखो एक बार 10 हो गया, एक बार 9 हो गया, एक बार हो गया 12.6। तो ये कितना हो गया देखो, 10 और 12 22 हो गया और 22 और 9 हो गया 31 और 0.6 यही होगा। तो टोटल हो गया आपका 31.6 किलोमीटर और बाई टोटल टाइम लिखोगे। टोटल टाइम तीनों बार 10-10 मिनट है यानी कि आधा घंटा है, तो 1/2 हो गया। 10-10 मिनट तीन बार यानी कि 30 मिनट। तो इसका डबल कर लो, ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूना 12, इसमें लास्ट में 2 है तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक कार ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 की गति से और अगला 140 70 की गति से तय की औसत गति। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे तो आपका मिल जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहली बार वो 100 किलोमीटर चला है, अगली बार 140 किलोमीटर, तो ओवरऑल 240 किलोमीटर चल गया। और बटा टाइम कैसे लिखोगे, देखो 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से चला है यानी 2 घंटा यहाँ, और 70 की स्पीड से 140 यानी कि 2 घंटा यहाँ भी लगा, तो ये 4 घंटे लगा। तो ओवरऑल 60 आ गया काट पीट कर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली दो ट्रेन अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और क्रमशः 80 किलोमीटर और 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है, तो बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आप बात समझो, मान लो ये बेंगलुरु हो गया और ये हो गया चेन्नई, ठीक है। अब एक ट्रेन इधर से चली, एक ट्रेन इधर से चली और बीच में मान लो यहां पर आकर कहीं पर ये मिल गई, ये इधर आया और ये इधर आया, ठीक है। अब ये जितना डिस्टेंस चला और ये जितना डिस्टेंस चला, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 180 है, ठीक है। अब एक बात आप समझना है यहां से, जब चलने का टाइम सेम है और एक ही समय पर चलते हैं, इसका मतलब होगा कि टाइम दोनों को बराबर बराबर मिला है चलने के लिए, ठीक है। और टाइम अगर सेम मिला है तो आप ये कह सकते हो कि जो स्पीड का रेशियो आएगा वही डिस्टेंस का रेशियो आएगा। देखो पहली का स्पीड है भाई 895 और दूसरे का कितना है 80। अगर आप काटते हो तो ये 19 और 16 का रेशियो आएगा, यानी कि एक ट्रेन को दूसरे से 3 यूनिट ज्यादा चलना पड़ा, जबकि सवाल में ये 180 किलोमीटर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस इन दोनों को ऐड कर लो, 35 की वैल्यू कितना हो जाएगा 35 छक्के 210 और एक जीरो, यानी कि 2100 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल ऑप्शन। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी से दूसरा ट्रेन जो है वो 20 की स्पीड की चाल से चलती है। अच्छा सॉरी सॉरी, पहला जो ट्रेन है, एक ट्रेन स्टेशन ए से 8 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर वो 20 की रफ्तार से चलती है, और दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है और वो ए की ओर चलना शुरू करती है 30 की रफ्तार से, तो वो किस टाइम पर मिलेंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले दोनों ट्रेन को के बीच के दोनों स्टेशनों, ये लेट मान लो ए है और ये बी है, बीच का जो दूरी है वो 120 किलोमीटर का है, ठीक है। ए से जो ट्रेन चलती है वो 20 की रफ्तार से चलती है, यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, और जो यहाँ से चलती है दोस्त वो चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है। और ये 9 बजे चलता है, ये 8 बजे चलता है, तो पहले चलने का टाइम सेम करना पड़ेगा। ये 8 बजे है, ये 9 बजे है, तो दोनों को आप बाद वाला बना दो, 9 बजा दो दोनों के लिए। बताओ इस ये अगर इसको भी 9 बजे हम कंसिडर करें तो आप बोलोगे कि 9 बजे तक तो ये कुछ दूरी चला गया होगा। कितना चला गया होगा भाई, 1 घंटे का गैप आ रहा है ना, और ये 20 की रफ्तार से चल रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर ये चल दिया होगा। अगर ये 20 चल दिया 120 में से, तो अब बाकी का डिस्टेंस कितना रह गया, तो आप बोलोगे 100 किलोमीटर रह गया। अब ये भी 9 बजे इधर जा रहा है और ये भी 9 बजे इधर आ रहा है, बस अब बात सेम है। तो आपको पता है कि दोस्त टाइम कैसे निकलता है, टाइम आता है डिस्टेंस बाई स्पीड से। तो डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है और स्पीड दोनों का स्पीड प्लस कर लोगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका 20 है और इसका 30 है यानी 50। तो काटोगे तो ये 2 घंटा आ जाएगा, यानी कि 9 बजे के 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, यानी कि 11 बजे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इतना और इतना को सरल रूप में करें। देखो आपने ये फॉर्मूला अगर पढ़ा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो इसके होल स्क्वायर में प्लस माइनस में से जो कटेगा दोस्त वो 2ab है, बचता है 2,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस इसी पर इसको बिठा दो। तो 2a² यानी कि 7 सत्ते 49 एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16 वाई स्क्वायर। अब डबल कर दो तो 49 दूना 98 और 16 दूना 32 यानी कि ऑप्शन ए। निगेटिव तो आएगा ही नहीं, पहला बात ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। एक्स वाला 49 का डबल होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स और वाई ज्ञात करें। अब ये आपने तो बचपन में ही पढ़ा होगा। एक्स और वाई ज्ञात करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन ही वेरीफाई कर लो। क्यों? देखो अगर इसको 3 रखते हो तो ये कितना बनेगा, 6 तियां 18 और प्लस 7 चौके 28, यानी 8 8 16 यूनिट डिजिट 6 बन रहा है। बताओ 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट 6 नहीं बन सकता है, ठीक है। 4 को चेक करो, 4 रखोगे तो ये 6 चौके 24 बनेगा और 5 रखोगे तो 5 सत्ते ये बनेगा 35, ठीक है। तो ये आ गया 5 और 4 9 यूनिट डिजिट आ रहा है और यहाँ पे रख लो 4 पच्चे 20 पच्चे 120, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बात समझना, मैं ऑप्शन से चेक कर रहा हूँ। चाहो तो आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। सी को चेक करो। अब अगर आप एक्स की जगह पर 2 वाई की जगह पर 4 रखोगे तो ये 6 दूना 12 बनेगा और 7 चौके 28 बनेगा, यानी कि देखो ये कितना बन गया अपने पास दोस्त, लास्ट में 0 आ रहा है, ये पॉसिबल है। देखो 5 होने का मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 या 5 ही आना चाहिए। यहाँ भी 9 आ रहा था तो ये भी ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। जब 2 और 5 रखोगे आप तो 2 रखोगे तो 6 दूना 12 और 7 पच्चे 35, ये भी नहीं होगा, लास्ट में 7 आ रहा है, तो ऑप्शन सी ही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 28 पर आते हैं। कह रहा है कि x प्लस वाई इतना है, एक्स वाई इतना है, तो 2x और माइनस वाई का मान बता दो। देखो सबसे पहले अगर 2x वाई की वैल्यू इतना है तो x वाई का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा। तो दो वैल्यू ऐसा पकड़ो जिनका प्रोडक्ट 16 है लेकिन सम कितना है भाई, 10 है। तो ऐसा 8 और 2 आपको मिल जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 और 2 10 भी हो जाएगा। x बड़ा भी है y से, 8 हमने x मान लिया और 2 को मान लिया y। तो 2x माइनस वाई यानी कि 8 दूना 16 और माइनस 2, ले भाई 8 दूना यहाँ पर गलत हो गया ना दोस्त, ये 24 आना चाहिए था ना, 2 से हमने डिवाइड किया तो। 1 मिनट रुको आप, मैं फिर से कर देता हूँ। 24 पर फिर नहीं मिल पाएगा ऐसा, ठीक है। देखो 2 से काटने पर ये 24 आ रहा है तो 24 पर भी 6 4 मिल रहा है ना। अगर एक्स वाई की वैल्यू 24 भी है तो 6 4 मिल जाएगा आपको, 6 चौके 24, 6 और 4 10 भी हो रहा है। तो ये 6 दूना 12 और माइनस 4 तो 8 आएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, दोनों इन दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है भाई, सी डी। सी डी बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले आप देखो सब चीज वैल्यू दे रखा है इसमें। ऐसे केस में आप याद ही रख लो, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर बन जाएगा, क्योंकि ये एंगल सेम है, फिर 90 डिग्री भी सेम है। और डिटेल जानना है तो आप कल वाली वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। अब सिमिलरिटी डायरेक्ट आप यूज कर लें यहाँ से, ठीक है। पहले देखो अब C वाला जो एंगल है वो D के बराबर हो गया। तो पहले मैं C के सामने लिखता हूं, इसमें 8 है दोस्त, इसमें D के सामने क्या है, 12 है, ठीक है। अब इसको मैं X मान लेता हूं और इसको मैं Y मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो C और D लिख दिया, अब मैं लिखता हूं ये वाले एंगल के सामने इसमें 5 है और इसमें इस एंगल के सामने क्या है भाई, X है, ठीक है। तो यहां से X का मान कितना आ जाएगा, 12 25 60 और बटा का 8, जिसको आप क्या कह सकते हो दोस्त, 15 चौके 60 और 2 चौके 8 यानी 7.5, राइट, यही बोलोगे। अब दूसरा सिमिलरिटी लगा लो आप। अभी हमें चाहिए y की वैल्यू। y किसके सामने है, 90 डिग्री के सामने है, तो 90 डिग्री के सामने वाले पर चलते हैं। इसमें 90 डिग्री के सामने x है, x का मतलब 7.5, उसमें 90 डिग्री के सामने y है, ठीक है। और अपॉन में कोई भी वैल्यू एक ले लो आप, d के सामने इसमें 12 है, सॉरी इस यहाँ से शुरू करते हैं, सी के सामने इसमें 8 है और इसमें डी के सामने कितना है, 12। बस ये 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसको काट लो, 2 चौके 8 और 3 चौके 12, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 7 तियां 21 और 5 तियां 15 यानी 22.5 का आधा, तो ये 11.25 हो गया। और फिर ये तो लास्ट में 7.5 आने लगा, यार कुछ तो गड़बड़ हो गया। लेट मी चेक अगेन। एक्स की वैल्यू हमने निकाली, देखो बी के साथ इस एंगल के सामने 5 था तो हमने 5 यूज किया, इसमें एक्स था, एक्स यूज किया। फिर सी के सामने 8 था
और इसमें डी के सामने 12 था। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 12 25 60/8, 2 चौके 8 और 15 चौके 60, तो ये 7.5 आ गया। फिर हमने 90 डिग्री के सामने देखा, इसमें एक्स है, एक्स की जगह पर 7.5 रख दिया, और इसमें 90 डिग्री के सामने क्या था, वाई। ठीक है, फिर हमने 8 और 12 यूज कर लिया, तो 2 चौके 8, 3 चौके 12, 7 तियां 21 और 5 तियां 15, 22.5 और बटा 2, 11 दूना 22, 25 दूना 50। अच्छा, गलती यहाँ पर है, देखो हमने ये x कंसिडर कर लिया है जो इसमें x दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब हमने वो x निकाल ही लिया है, तो उस x का मतलब तो दूसरा हो गया यहाँ पर ना। देखो इस सब को हटाओ दोस्त, हमने जो निकाला है और जो कंसिडर किया है वो आप समझिए। हमने 8 लिया यहाँ पर, 8 किसके सामने है, इस एंगल के सामने, तो इसमें d के सामने लेना पड़ेगा आपको, 12 सही है। फिर हमने 5 लिया है इसमें ये वाला, यानी कि इसका रेडियस, तो यहाँ इसका रेडियस x ले लिया, तो बेसिकली ये रेडियस आ गया इस वाले का। ठीक है, अभी आप चाहो तो यहाँ से आप ट्रिपलेट भी यूज कर सकते हो, ये 7.5 आ गया, तो ये ट्रिपलेट आप लगा लो, 90 डिग्री है तो एक 5 है एक 8 है, तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पर इसका पाइथागोरस यूज कर सकते हो, फिर सम निकाल लो। ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64, ऐसे आ जाएगा। यानी कि ये 5 और 4 9 हो गया, और 6 और 2 8 आ गया, 89 आ गया। ठीक है, लेकिन अब ऐसे में क्या हुआ कि आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और 89 लगभग 90 के करीब है, तो 10 से छोटा थोड़ा कम आएगा आपका स्क्वायर रूट उसका। ठीक है, लेकिन इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, इतना करने से फायदा नहीं है। अगर ऐसे नहीं चलते हैं, लेकिन अगर आप सिमिलरिटी भी लगाते हो तो भी कोई एक वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी, तो बेटर होगा कि ऐसे ही चलें फिर। देखो अब इसके बाद आपको कैलकुलेशन में फंसोगे आप अगर ऐसे चलते हो तो। दूसरा तरीका भी अभी नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। जब सीई मैंने निकाल लिया, देखो सीई हमने पाइथागोरस से निकाला है, सॉरी, देखो इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ फिर डायरेक्ट लिखता हूँ कि सीई जो हमने निकाला है ये अंडर रूट ऑफ 89 निकाला है। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से फिर से लिख सकते हो क्या चीज़। अच्छा एक और बात है, देखो जब ये निकाल ही रहे हैं तो ये 7.5 वाला निकालने की ज़रूरत क्या है, आप बताओ। फिर 7.5 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सब इतना जो किया हमने ये सब बेकार फालतू का कर दिया, और टाइम वेस्ट हो गया हमारा, सब चीज़ डिलीट हो जाएगा तो बात ही कैसे बनेगा फिर। देखो उतना पे जाना ही नहीं चाहिए था हमें, ये हमारी गलती है कि हमने वो भी निकाल लिया सिमिलरिटी वगैरह करके। देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिर इस हिसाब से, जब हम पाइथागोरस ही यूज कर रहे हैं। आप फिर से ज़रा समझ लो, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। देखो ये 8 है और ये 5 है, तो 8 अट्ठे 64 और 5 पच्चे 25, ये 89 आ गया अंडर रूट। ठीक है, अब इस x की कोई खास ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम चाहें तो अब सिमिलरिटी यूज करेंगे। देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे रूट 89 है। ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या है, तो जो वैल्यू हमें नहीं पता है वो है ये 89, में साफ सुथरा लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें 90 के सामने क्या है, बी डी, जो हमें चाहिए अभी निकालना है, क्योंकि बी डी और ई सी जोड़ेंगे तो ही हमारा सी डी आएगा। एक तो साइड हमने लिख लिया, दूसरा साइड जो हमें मालूम है वो लिखेंगे। डी के सामने इसमें 12 है, और डी सेंटर वाला है, तो सेंटर के सामने इसमें 8 है, तो आप 8 और बटा 12 लिख दोगे, यानी 3 चौके 12, सॉरी ये 3 चौके 12 और ये 2 चौके 8। ठीक है, तो बी डी का मान आ गया 3/2 टाइम्स ऑफ रूट 89, यानी कि ये 1.5 ऑफ रूट 89 आ गया। तो टोटल सी डी कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, ये रूट 89 और ये देखो ये एक बार है और ये 1.5 बार, यानी कि 2.5 टाइम्स ऑफ रूट 89 हो गया, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो ये 2.5 और 89 जो है वो 81 और 100 के बीच का है, यानी इसका वैल्यू 9 और 10 के बीच में आएगा। रूट 89 का वैल्यू 9 और 10 के बीच में आएगा। अब देखो अगर मैं इसको 9 मानूं एक बार, और अगर एक बार मैं इसको 10 मानूं, तो क्या आंसर देगा, 25 ने में 225, यानी कि ये 22.5 देगा, और ये कितना आएगा 25। तो देखो चूंकि ये स्क्वायर रूट इसके बीच में है, तो हमारा आंसर भी 22.5 से तो ऊपर होगा, लेकिन 25 से नीचे होगा। अगर 22.5 से ऊपर होने वाला है तो ये दोनों तो नहीं होगा, और 25 से नीचे होने वाला है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी फिर बचता है सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं इतना इतना है, उस टेप की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक
को बिना कोई टुकड़ा किए सटीकता से मापने में सक्षम हो। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर दिस फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप दैट वुड बी एबल टू एग्जैक्टली मेजर ईच ऑफ देम विदाउट एनी फ्रैक्शंस। अब ऐसे क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको एचसीएफ निकालना रहता है, यानी कि 62, 186 और 279 का एचसीएफ क्या होगा। देखो ये भी 31 से कट रहा है, ये 31 से 6 बार में कट जाएगा, ये 31 से 9 बार में कट जाएगा। तो 31 से तीनों कट रहे हैं, यानी कि 31 इनका एचसीएफ है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि जैसा कि दी हुई आकृति में आपको दिखाया गया है, अर्धवृत्त के अंदर 3 अर्धवृत्त बनाए गए हैं ताकि उस सभी के व्यास बड़े अर्धवृत्त के व्यास पर बैठ जाएं। लाल और नीले क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात बताना है। ठीक है, अब देखो ऐसे में एक उपाय हमारे पास ये है कि हम एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो हर एक छोटे वाले का रेडियस अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका रेडियस 1 है, ये 1 है, यानी कि ये भी 1 होगा। तो एक में ये 2 आ गया, तो 2 तियां ये पूरा कितना बन जाएगा 6। ये बात समझ रहे हो ना। ठीक है, इसका रेडियस 1 हुआ, यानी कि ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ऐसे, तो ओवरऑल कितना बन गया, ये 2 2 4 और 2 6, ये 6 बन गया। तो छोटे वाला जो रेड सर्कल है, छोटे वाला आर में लिख देता हूँ, उसका रेडियस 1 माना हमने। तो बड़े वाला जो आपका सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि इसका डायमीटर 6 बन रहा है। तो एरिया लिख दो, एरिया इसका 1 ही आएगा और इसका 9 आएगा। अच्छा, लेकिन ये भी 1 मिनट, ये ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये 3 है ना सर्कल, तो यहाँ पर आप ये लिखोगे कि बड़ा जो सेमी सर्कल है, पहले देखो लाल का लिखना है, लाल वाला छोटा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप इसका एरिया लिखोगे, तो ये देखो ये कितना है, सेमी सर्कल है, यानी कि एरिया इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, तो पाई को तो आप गोली मार लो, पाई के हुई सब में कट ही जाएगा, फिर भी मैं लिखता हूँ, देखो पाई आर स्क्वायर यानी कि 1 वो लिखेंगे नहीं, और बाई 2, ये 1 का हो गया, और ऐसे 3 है तो इनटू का 3 कर दिया। और रेशियो बड़े वाले में क्या हो गया, बस पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर 3 तियां 9 होगा। अब ये 2 से 2 कट गया और ये 3 तियां 9 कट गया यार। तो पाई बाई 2 ऐसे ऐसे 3 है, और इसका पाई बाई 2 और 3 तियां 9, तो ये तो 1 और 3 आने लगा। अच्छा अच्छा, देखो 1 मिनट, गलती यहाँ पर हो रही है ना कि हम ये पूरा नीला वाला ले रहे हैं, इसमें से रेड वाला माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। सॉरी फॉर दैट, देखो कोई बात नहीं, इसका तो सही ही निकाला है आपने इस तीनों का। लेकिन जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला एरिया, ठीक है, ब्लू एरिया या फिर जो भी कह लो, इसमें ब्लू ही बोला है, तो वो कैसे निकलेगा, आप इसका पूरा निकालोगे। देखो पाई आर स्क्वायर यानी 3 तियां 9 और बटा 2, तो 9 पाई बाई 2, और माइनस ये तीनों माइनस भी करना पड़ेगा ना, यानी कि 3 बाई 2 और पाई, तो 9 में से 3 गया तो ये 6 पाई बाई 2 आ गया। तो इसका रेशियो आप 6 पाई बाई 2 से निकालोगे, तो 2 से 2 कट गया है, पाई से पाई, और 3 दूना 6, तो ये 1 और 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल तो आसान है, आप निकाल लोगे, गोले का त्रिज्या दिया है और उसका क्षेत्रफल बताना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप पुट कर लोगे, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 60 फुट 30 फुट चौड़े और इतना फुट ऊंचे हॉल में फिट हो सकने सबसे लंबे खंभे की लंबाई डायगोनल बताना होगा, जो कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होता है। किसका डायगोनल, देखो ये एक हॉल है, तो हॉल कैसा होता है, क्यूबॉइड के साइज का होता है, क्यूबॉइड टाइप का। ठीक है, तो इसमें जो सबसे लंबा रॉड रखा जा सकता है वो ऐसे होगा, डायगोनली फिट होगा, तो डायगोनल आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो ये आप देखो अगर 0 0 काट दो तो आप ऐसे निकाल सकते हो इनके लिए, 2 3 और 6 के लिए, तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये मिला के हो गया 49, यानी कि ये आ गया 7। तो 10 10 जो हमने काटा था 0 0 वो इस पे लगा लो, 70 होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धात्विक गोलों को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस बेलन बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितना होगा आपका 3 सेंटीमीटर, और एक ऐसे गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई और आर क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब। ठीक है, तो मैं 27 लिख देता हूँ एक ही बार। और ऐसे ऐसे कितने गोले लगेंगे, मान लो x गोले लगेंगे, तो आपका किसका वॉल्यूम मिलेगा, एक बेलन का, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और एच है 18। बस ये कैलकुलेट कर लो, तो ये 3 से कट जाएगा आपका 9 तियां 27। ठीक है, और ये 9 दूना 18। ठीक है, और ये 4 चौके 16, तो 4 दूना 8, यानी कि ऐसे ऐसे 8 गोले लगेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं अब। एक दीवार का आयतन दिया गया है, दीवार कैसा होता है, वो भी क्यूबॉइड का एरिया का, वो भी क्यूबॉइड के जैसा होता है, ठीक है, इस टाइप का दीवार होता है। तो यहाँ भी क्यूबॉइड होगा, जिसकी ऊंचाई चौड़ाई की 6 गुनी है और लंबाई ऊंचाई की आधी है, ठीक है। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और चौड़ाई को मैं बी लिख देता हूँ, ये बी है, और हाइट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें बात समझो आप, कह रहा है कि ऊंचाई जो है वो चौड़ाई की 6 गुनी है, यानी कि चौड़ाई 1 है तो ऊंचाई 6 है, और लंबाई जो है ऊंचाई का आधा है, यानी कि 6 का आधा, ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूं कि 3x है, ये x है, और ये 6x है। तो वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, यानी कि 6×3 = 18 x³ हो गया, और ये क्वेश्चन के हिसाब से इतना है, यानी कि 23। दीवार की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, यानी x की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो 23 और 9 5 8, 18 से इसको काट सकते हैं, 18 एक बार में, तो 5 और 9 तो 18×3 = 54, फिर 4 5 तो 18×2 = 36। यार ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 18 एक बार में, तो 2 और 3 5 और 9 18×3 = 54, तो 4 5 18×2 = 36, तो 5 4 9 और 8, यार 18 से तो ये कट नहीं रहा है, कहाँ गड़बड़ काट दिया हमने। अच्छा 18×3 = 54 काट सकते हैं ना, सॉरी, 18×3 = 54, फिर 18 एक बार में, इससे ये कट गया। तो x³ की वैल्यू इतनी आ गई, यानी कि x कितना होगा 11, ये 11 का क्यूब होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। घनाभ का कुल क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू होता है एल बी प्लस बी एच और प्लस का एच एल। तो ये 2 टाइम्स ऑफ होगा। देखो देखो कोई भी चीज अपॉन में नहीं है, पहला बात तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर ही आएगा जो भी आए। तो आप बोलोगे 7 पच्चे 35, फिर 9 पच्चे 45 और प्लस 9 सत्ते 63, ये आएगा। तो ये 2 गुना 5 5 10, जीरो जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो देखो ये 40 और 30 70 और 10 80 आ गया, ये 80 है तो ये 143 आ गया, यानी कि 14 दूना 28 और 6। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार की परिधि आपको दिया हुआ है, ऊंचाई बताना है। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और एच, ये दिया है आपको 2200। आधार की परिधि होती है 2 पाई आर, ये कितना दिया है 110, और आपसे हाइट पूछ रहा है, तो बस इसी दोनों को डिवाइड कर दो ना, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, ये 0 से 0 11 दूना 22, तो 20 बच गया एच का मान, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो आपको इसकी वैल्यू बताना है। कॉस स्क्वायर 45 1/2 हो गया, क्योंकि कॉस 45 1/√2 होता है। ये कितना है, ये बनेगा 90 और प्लस 45, बात समझ रहे हो ना। तो देखो कॉस 90 प्लस 45 जो होता है, ये माइनस का साइन 45 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर करने के बाद ये भी प्लस बन जाएगा, और ये भी 1/2 आएगा, क्योंकि ये भी 1/√2 होता है। ये कितना है, तो आप बोलोगे ये 180 और प्लस कितना है भाई 45 है ये भी। तो 180 प्लस 45, ये माइनस का कॉस थीटा रह जाएगा, यानी कि माइनस का कॉस 45, और यहाँ भी स्क्वायर है तो ये भी 1/2 आ गया, क्योंकि फिर से कॉस 45 है। और ये देखो ये है अपने पास, तो ये फिर से लगता है कि वही वैल्यू आ गया, 360 में से 45 माइनस करोगे तो ये कॉस 45 ही रह जाएगा, तो ये भी 1/2, यानी कि ये 4/2 आएगा, तो आंसर 2 दे देगा आपका, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 39, आपको ये बोला गया है यहाँ पर कि 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर से अगर मैं कॉस थीटा को कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, कटेगा तो कुछ नहीं, कॉस बाई साइन कितना हो गया अपने पास, ये हो गया कॉट थीटा। अच्छा एक बात समझिए, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, फिर तो कॉट थीटा ही बचेगा। देखो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप एक काम कर सकते हो कि दोनों को सेम वैल्यू में चेंज करो। सेम वैल्यू में चेंज करने का मतलब क्या है कि दोनों को या तो कॉस में चेंज कर लो, देखो ये कॉस है तो इसको भी कॉस में चेंज कर दो, इतना ही आ जाएगा। देखो अगर इसको आप चेंज करोगे तो लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे, 2, और साइन स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखोगे। तो ये बनेगा 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस का
2 और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 में से 1 गया तो माइनस का 1। ये देखो ऊपर वाले के बराबर बन रहा है, फिर इससे ये कट जाता, फिर ये बचता आपका कॉट थीटा। या डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो और फास्ट कर पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं अब। कॉस 48 का वैल्यू दिया है और सेक 48 माइनस कॉट 42 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कॉट 42। अच्छा बताओ यहाँ से अगर आपके पास सेक 48 है, सॉरी कॉस है, तो आप यहाँ से सेक जो 48 है ये तो लिख सकते हो ना कि ये n बाई एम होगा, अपोजिट हो गया उसका उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो सेक तो हमने निकाल दिया, अब बात करते हैं कॉट कैसे निकले और इसमें 42 चाहिए। अब देखो अगर आपको ये बात समझना कि cos 48 जो है ये m बाई एन दे रखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 42 लिख सकते हो। और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन 42 बन गया और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, m बाई एन। अगर साइन की वैल्यू इतनी है तो cos की वैल्यू cos 42 कैसे निकालोगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, यानी m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और बाई एन लिख सकते हो और इस पे रूट लगा सकते हो, यही होगा। ये कॉस की वैल्यू है तो यहाँ से आप कॉट निकाल लो, कॉट 42 क्या होता है, कॉस बाई साइन। कॉस वाला वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई एन, और अपॉन साइन की वैल्यू आप देख ही रहे हो कि ये m बाई एन है, तो ये n से n कट गया, तो कॉट जो 42 है दोस्त ये बच गया एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और बाई एम, ये बच गया, ठीक है। ये कॉट आ गया। अब दोनों को माइनस करना है बस आपको, सेक 48 कितना था n बाई एम, और माइनस ये कितना है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का अंडर रूट और अपॉन m। तो ये ओवरऑल n माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का अंडर रूट और बाई m बच रहा है, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, 41 सॉरी, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू तो कॉस थीटा आनी है। तो सेक स्क्वायर हो गया अपने पास थीटा, सेक स्क्वायर बेसिकली और इनटू का ये कॉस थीटा। अब कॉस इंटू सेक आपको पता है कि 1 होता है, लेकिन एक सेक तो यहाँ पर बचा ही रह जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 2 बार सेक है ना यहाँ पर। तो एक सेक और एक कॉस मिल के 1 हो जाएगा और एक लौता आपका सेक बच जाएगा, तो इसका आंसर सेक थीटा रह जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप इस कॉस को 1 बाई सेक लिख सकते हो, फिर इस सेक से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ऑप्शन सी बच जाएगा। आते हैं अब इसके बाद 8 क्वेश्चन आपको, या 9 क्वेश्चन जो बचे वो आपके बचे भाई डीआई के बस, ठीक है। यदि अनिल का मासिक व्यय 65,000 रुपए है तो वह भोजन और किराए पर कितने व्यय करता है। भोजन और किराया, देखो जरा इसमें भोजन और किराया कौन सा है भाई, हाँ भोजन ये है 25%, ये भोजन है, और किराया है 12%, तो दोनों मिला के कितना हो गया भाई 37%। तो 37% ऑफ 65,000 कितना हो जाएगा, उसका 1% हो गया 650, और इसको 37 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 पच्चे 35, लास्ट में 5 और 0 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है बस, और किसी में नहीं। अगला सवाल है, किस महीने में सबसे अधिक पुस्तकें जारी की गई हैं। देखो सबसे बड़ा ये है, मई में सबसे ज्यादा पुस्तकें जारी किया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सभी 4 वर्षों के दौरान डी की औसत जनसंख्या कितनी है, डी, ये इसके सभी 4 वर्षों यानी 18, 19, 20 और 21, तो इन सबको जोड़कर आपको और 4 से डिवाइड करना है, यही आपका एवरेज होगा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, देखो इसके लिए जो इजी तरीका हो सकता है, या तो डेविएशन आप यूज कर लो, लेकिन उतना ही फास्ट आप ऐड करके भी सॉल्व कर पाओगे, डेविएशन जितने में चेक करोगे, क्योंकि वैल्यूज ये बड़ी हैं। तो मैं प्लस ही कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये 2 और 0 और फिर 6 और 4 कितना बन गया भाई, 2 और 6 8 बन गया, और ये आ गया 5 और 3 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 आ गया। तो 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 5 10 15 और 5 20 और 1 21 और बटा 4, डिवाइड कर दो, 4 पच्चे 20, ठीक है, फिर 4 तियां 12, 5 3 से स्टार्ट होगा और फिर 0 भी आएगा और 4 सत्ते 28, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, कह रहा है दी गई तालिका में विभिन्न गांवों की जनसंख्या का निरूपण करती है। इसमें जे जो है वो गांव ए बी सी में पुरुषों की औसत संख्या दर्शाता है, एवरेज नंबर। वैसे ही के जो है वो बी सी डी में फीमेल का औसत संख्या दर्शाता है, जे और के का औसत क्या है, ठीक है। पहले जे की बात करते हैं। जे जो है दोस्त ये ए बी सी में पुरुषों की संख्या का औसत है। देखो ए बी सी में पुरुषों की संख्या यानी कि इसका औसत है, तो एवरेज इसका निकाल लो, प्लस करोगे 5
और ये 6 का 6 ही रहेगा, तो 5 4 9 और 1 10 का 0 और 3 और 1 4 और बटा 3, ये हो गया जे का मान। अगर के की बात करें हम, तो ये बी सी डी में फीमेल है, देखो बी सी डी यानी कि यहाँ से, तो ये 0 हो गया, 8 2 10 और 7 17, और ये 3 और 2 5 और 1 6 और ये 3 आ गया, ठीक है, इतना और बटा 3। अब जे और के का औसत कह रहा है, यानी कि दोनों को प्लस करके और हाफ करना होगा। तो ये देखो 5 में 0 जोड़ोगे 5 ही आएगा, 6 में 7 जोड़ोगे तो 7 6 13, फिर 6 और 1 7 बन जाएगा, और 3 और 4 7, और बटा ये 3 पहले से है लेकिन 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब एवरेज निकाल रहे हैं, तो फिर से दोनों को प्लस करोगे और ये होगा 7 7 14 और 3 17 और 5 22। तो ये तो कटने से रहा, तो ये हो गया 7 7 3 5 बाई 6। तो 6 से काटोगे तो 6 एक बार में कटेगा, फिर 1 और 7, तो 6 दूना 12, ठीक है, तो बचेगा आपके पास 5 और 3, तो 6 अट्ठे 48, ठीक है। ये तीनों तो ये दोनों तो गया, क्योंकि 1 to 8 से शुरू होना है, 6 अट्ठे 48, तो बचा आपके पास 5 और 5, तो फिर से आपका 6 9 54, यानी कि 8 के बाद 9, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें 8 के बाद 9 आ रहा है, इसमें तो 8 8 ही आ रहा है, ये नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। कह रहा है कि देखो ये इसमें कुछ छूटा हुआ है लग रहा है, द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द 6 ईयर्स आर द मिनिमम। अच्छा, ये पूछ रहा है कि देखो इसमें से फॉर विच, इसमें से कह रहा है कि देखो सभी साल को अगर आप मिला लो इन सब को, तो जो सेल है वो इनमें से किस टाइप का मिनिमम हुआ है, कम हुआ है, कौन से टाइप का, यानी ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला, सबको प्रेस कर लेना है और देख लेना है कि सबसे छोटा किसका है। ई तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको भूल ही जाओ। तो पहले हम चेक कर लेते हैं ए का। देखो अगर प्लस करते हो तो ये कितना बनेगा, 100 200 300 और 5, 305, तो ये बन गया, 95 जोड़ दो तो 400 हो गया, तो 485 और ये 5 मिला दो 490 और 70, 90 और 70 9 7 16, यानी कि ये 560 आ गया ए का। अगर बी की बात करोगे, देखो इसमें ये तो सारे 100 हैं, इसमें 3 ऐसे वैल्यू थी जो 100 से कम था, 3 वैल्यू ऐसा, ये सारे 100 के करीब है, तो ये तो बड़ा ही होगा, ये आंसर नहीं होगा, हमें छोटा बताना है मिनिमम। सी भी नहीं होगा, इसमें भी सारे 100 हैं, और डी भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है जो 100 से कम है, इसमें कई सारे नंबर 100 से कम थे, तो सबसे छोटा जो है वो ए होगा, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि 1985 में निम्नलिखित में से किस युग्म के विषयों का औसत प्रतिशत अंक समान था, ठीक है। 1985 यानी कि ये वाला, कौन से आपको दो लेने हैं सब्जेक्ट्स जिनका एवरेज जो है वो सेम है परसेंटेज वाला। तो चेक कर लेते हैं, सबका हम परसेंटेज कैलकुलेट ही कर लेते हैं। देखो आप हिस्ट्री की बात करोगे तो 200 में से 90 मार्क्स मिला है, तो 100 में से कितना मिला होगा, 45, यानी कि ये 45% हो गया। ये 100 में से 35 है, तो ये 35% ही रह गया। ये 200 में से 88 है, तो 100 में से 44 होगा, 44%। ये 200 में से अगर 120 है, तो 100 में से कितना होगा दोस्त, 60 होगा, ये 60% आ गया। ये 150 में से 90 है, 150 में से 90 होने का मतलब 50 में से 30 होगा, तो 100 में से 60 होगा, ये भी 60% है, तो ये दोनों सेम है, यानी कि साइंस का और इंग्लिश वाला परसेंटेज जो है वो सेम है, तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है आपका कि यदि 36 वर्ष से कम आयु वाले लोगों की संख्या 30 वर्ष है, लोगों की संख्या 30 वर्ष कैसे हो सकता है, हाँ? चलो इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। इफ देयर आर 30 मिलियन पीपल बिलो 36 ईयर्स, अच्छा ये मिलियन है यहाँ पर, ठीक है, 30 मिलियन आप समझ लो। देन द नंबर ऑफ पीपल इन मिलियंस इन द एज ग्रुप 56 टू 65, यानी कि इस आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या मिलियन में ज्ञात करना है आपको, ठीक है, और 2 डेसिमल तक लेना है। और टेबल क्या दिखा रहा है, टेबल में कह रहा है कि द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, स्टडी द टेबल। ये कह रहा है कि अलग अलग एज ग्रुप का ये परसेंटेज पॉपुलेशन दिया गया है, ठीक है, यानी कि 0 से 15 साल तक का जो परसेंटेज है पॉपुलेशन किसी सिटी में वो 15% है, ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब आपको 30 मिलियन किसका दिया है, जो 36 साल से कम है। देखो 36 साल से कम का मतलब कि 35 साल तक, ये तो ग्रुप 36 का हो गया, तो 35 साल या इससे ऊपर के जितने हैं ये सब 36 साल से कम है, यानी कि यहाँ तक का, ये बात आप समझ रहे हो ना, यहाँ तक का, ठीक है, नीचे वाला नहीं लेना है हमें। तो हम ऐड कर लेते हैं टोटल, देखो आप पहले 36 साल से ऊपर ऊपर वाले यानी कि कम वाले कितने लोग हैं, इनको प्लस कर लो, ये मिलके तो एक हो जाएगा 0.25 और 0.75, ये 1 हो गया, तो 15 और 1 16 और 16 32 और 10 कितना हो गया भाई 52, तो 52% की जो वैल्यू है
वो आपका 30 मिलियन है। ठीक है, 52% की वैल्यू 30 मिलियन है। तो आपको बताना है कि 55 से 56 वाला जो एज ग्रुप है इसका कितना वैल्यू होगा। इसका जो परसेंटेज है वो 5.5 है, यानी 5.5% की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखो, यहाँ से 1% का वैल्यू निकालोगे तो 30/52 होगा, और 5.5 का निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इस पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तियाँ 15 और 1 16, 165 और बटा 52 आएगा। देखो 52 तियाँ हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15, 156, यानी कि ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि 3 से वही स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या और ठीक 50% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कह रहा है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मार्क्स लेस देन 50%। इनका टोटल कर लेते हैं। तो ये 0 हो गया, 7 2 9 2 11 का 1 हो गया, और 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11, ये आ गया। अच्छा देखो, ये देख के आपको ये पता चल रहा होगा कि 101 वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। बाकी अगला जो चाहिए वो चाहिए ठीक 50%, जो एग्जैक्टली 50% मार्क्स लाए हैं। अब ये नंबर है जो 50% से कम है, ये नंबर है जो 50% से ज़्यादा लाए हैं। तो देखो, इन दोनों को अगर प्लस करके हम 600 में से माइनस कर दें तो बाकी स्टूडेंट तो बचेंगे, और जो स्टूडेंट बचेंगे वो कौन से बचेंगे। देखो, इसमें कोई फेल नहीं हुआ है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बच गए वो एग्जैक्टली 50% लाए होंगे। ठीक है, तभी जाके बात बन पाएगी। तो यहाँ पर एक और इन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया कि ये परसेंटेज में दे दिया नंबर। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा पहले। 600 का 55% कितना होगा भाई, 55 का 6 गुना, तो 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30, यानी कि ये 330 हो गया। 400 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 40%। तो इसका 10% 40 है, तो 40% 4 चौके 16, यानी 160 हो गया। ठीक है, अच्छा, 20 का इतना परसेंट या इतना का 20%, बात एक ही है। तो इतना का 10% हो जाएगा भाई मेरे 37.5, तो 20% हो जाएगा 75। ठीक है, और इसका 10% हो गया 35, और इसका 25%। देखो, इसका 5% 15 हुआ, तो 15 पिछे 75 होगा 25%, यानी कि 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको भी टोटल ऐड ही कर लेते हैं, यही ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। टोटल को प्लस कर लो, अगर आप प्लस करोगे तो ये 0 5 5 10 और 5 15 आएगा, हासिल 1 6 3 9 और 1 10 और 7 और 3 10 10 20 और 7 27, हासिल 2 आ गया, 3 और 1 4 और 2 6, ये 675 आ गया। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 5, 675 आएगा। सही हमने ऐड किया है ना। पहले पूरा सॉल्व करते हैं फिर देखेंगे। तो ये 5 हो गया, 7 और 1 आ गया 8, और 11 और 6 आ गया 17, यही आएगा ना। 5 7 और 1 8, 6 और 1 7 और 1, देखो ये आ गया अपने पास टोटल। ठीक है, जिसमें आ गया 50% से कम वाले भी और 50% से अधिक वाले भी। और यहाँ पर टोटल आप निकाल लो कि टोटल कितने थे। तो आप बोलोगे दोस्त टोटल कितने थे, जोड़ लो। 6 4 10 और 3 3 9 और 10 19, ये आ गया 2025। ठीक है, 19 और ये 1950, इतना। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसके बाद जो बचेंगे वो एग्जैक्टली 50% वाले बचेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टोटल हो गया और ये हो गया 50% से अधिक और कम वाले मिला के। तो 5 में से 5 माइनस करोगे 0, फिर 12 में से 8 माइनस करोगे 4, और 19 में से 17 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो इन दोनों का अगर रेशियो बताना है आपको, इसका और 240 का, तो ये 0 कट जाएगा, तो ऑप्शन बी बचेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, ठीक है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। 4 अलग अलग प्रकार की कोल्ड ड्रिंक का वार्षिक उत्पादन सारणीबद्ध किया गया है। किस कोल्ड ड्रिंक के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, 20 से 21 में किसका सबसे ज्यादा बढ़ा है। देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो सब में साफ ही कर दो, इसका कोई काम ही नहीं रह गया है, और बाकी को चेक करो। ठीक है, ये 18 से 27 हो गया है, तो कितना बढ़ गया आप बोलोगे दोस्त, ये बढ़ गया हमारे पास 9 बढ़ गया 18 पे। ठीक है, यानी कि ये 50% बढ़ गया, आधा बढ़ा है पूरा पूरा। यहाँ देखो 8 बढ़ा है, बहुत कम बढ़ा है, हमें तो मैक्सिमम बताना है, तो ये पेप्सी वाला तो होगा नहीं। ये 3 ही बढ़ा है 53 पे, ये भी बहुत कम है, 50% से तो बहुत कम है। और ये 4 ही बढ़ा है, ये भी 50% से बहुत कम है। तो जो फैंटा है ये सबसे ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ही बहुत कम है। ये देखो, इसका आधा था,
तो 50% बना ना। अब देखो ये 8 ही ज़्यादा है, 8 क्या 60 का आधा है, 3 क्या 53 का आधा है, या 4 54 का आधा है? नहीं है बिल्कुल, तो ये 50% से तो कम ही है। तो जो मैक्सिमम हो गया वो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो को आप लाइक जरूर करके जाना और साथ में कमेंट भी करके जाना जो क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।